हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है, अगर एग्जाम की तरफ देख के बात करें, वैसे तो पता नहीं कहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट कर लो, अगर एग्जाम की तरफ से देख से बात करें तो हमारा जो इंडिया की राजनीति है वो स्टार्ट होती है कंपनी रूल से। ठीक है, कंपनी रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो उससे स्टार्ट होती है, और उसमें भी कब, लाइक वॉर तो बहुत सारे, उनकी क्या ही पॉलिटी, छोटी छोटी पॉलिटी थोड़ी याद करेंगे। तो जब से पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल बने, क्या गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोल दिया गया सबसे पहले, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब से बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी मोस्टली, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, है ना, मोटी मोटी। जैसे इंडिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी, इधर बंगाल पहले कैपिटल, कोलकाता कैपिटल, यू नो व्हाई इज इट सो, क्योंकि वो एक दोआब वाले एरिया में था, अच्छा खासा एरिया था, वहां पे मस्त ट्रेड बहुत था। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी उस टाइम पे। तो जब भी कोई भी इस एरिया को कब्जा करता था, इस वाले एरिया को, लाइक अगर मैं तुम्हें बात करूं, पहला जो स्टेट, पहले जो कंट्री टाइप सिस्टम बना था वो मगध एम्पायर इसी एरिया में बना था। ठीक है, बंगाल मतलब सिर्फ इसको मत समझना, बंगाल दिस इज ऑल बंगाल, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में आता, समझ रहे हो? बांग्लादेश, यस, अबे इंडिया सब कॉन्टिनेंट, अब बांग्लादेश नहीं उस टाइम। ठीक है, ऑल बंगाल 1905 में हुआ है, अब तो काफी पहले की बात कर, 73 की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो इट इज ऑल बंगाल, बहुत फर्टाइल एरिया, वेरी फेमस फॉर लाइक हैविंग रेवेन्यू वगैरह के लिए काफी फेमस था, अच्छा रेवेन्यू आता था उससे। तो कंपनी रूल जो है, बेसिकली हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो कंपनी रूल है, देखो सीन क्या है, कंपनी रूल चला बेसिकली 1773 से 1858 तक। व्हाई डिड सो, कि 1857 में वॉर हुआ था, रिमेंबर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी। उसके बाद ब्रिटिश जो आपके जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने डायरेक्टली कंट्रोल में ले लिया था इंडिया को अप टू 1947। उसके बाद तो हम आजाद हो गए, राइट और नॉट। तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का। क्या ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। और ये जो आज मैं चीज बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, ये तो हम पॉलिटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों आया, क्या कारण हुए, कोई उस टाइम तो आंदोलन भी तो हो रहे थे इस टाइम पे, राइट और नॉट। आंदोलन में मस्त वाले बताओ वॉर हो गया, तो जो नए नए एक्ट्स आए, जैसे 1858, 1893, 1861, 1909, 1919, 1935, ये जो एक्ट आए, बीच में आया साइमन कमीशन 1927, ये आने का कारण क्यों है, ये सब आने का कारण जो है 58, ये सब जो आने का कारण है, 61 हो गया ना, 61, 93 हाथ से। तो बेसिकली जो आने का कारण है, यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन टाइप चल रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, है ना, गांधी जी ये सब इसी टाइम फेमस हुए हैं। ओके, वो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे कि जो एक्ट्स आए, ये जो एक्ट्स आए, इनमें क्या क्या चेंज आया हमारे भारत की राजनीति में, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस बीच कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ 1947, इसके तहत हम आजाद हुए, उन्होंने ही पास करा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, तो इस बीच हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, है ना, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एग्जैक्टली ऑन 26th of November 1949. This is the date of adoption and enactment of our constitution. ठीक है, इस बीच कितनी कमेटीज बनी, कितने रुपए लगे, 64 लाख रुपए भाई साहब, उस टाइम के 64 लाख रुपए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे थे, समझ रहे, 64 लाख, समझ रहे हो भाई। आज के जीडीपी डिफ्लेटर से मल्टीप्लाई करना, आज की जो एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई करके देखना, पता लग जाए कितनी वैल्यू आएगी आज का जो इन्फ्लेशन रेट बेसिकली। ठीक है, मस्त पता लगेगा कितने रुपए लगेंगे उस टाइम। ठीक है, करो 64 लाख रुपए उस टाइम के, यानी आज कितने रुपए लग जाएंगे। तो कंपनी रूल वगैरह ये सब आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत के पहला जो पार्ट है कि पार्ट से बैठी हुई लक्ष्मीकांत, इसका पहला पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ ही जाएगा हर एक सीडीएस पेपर में, हर एक सीडीएस पेपर में इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, देखना दिखेगा डायर की क्या होती है, ये सब इन एवरी पार्ट। सेलेंट जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि लोगों ने भाई टाइम और पैसा और अपना दिमाग सब कुछ दिया है,
बड़े बड़े आपके जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, आपके बी आर अम्बेडकर जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मनु, ठीक है, पूरी जिंदगी लगा दी डिप्रेस क्लासेस को उठाने के लिए। उन्होंने वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने हाथों से लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने। व्हाट इज एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो इतना स्ट्रगल हुआ है, यही तो बना है कॉन्स्टिट्यूशन। की क्यों हुआ स्ट्रगल? कि हमें वही राइट्स नहीं थे, वुमेन के पास राइट नहीं थे, ठीक है, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे राइट्स देंगे। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशंस। यहां पे जो क्रांति हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रोडक्ट है एट द एंड। समझ आ रही है? तो ये कहानी है। तो लिखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला लिखो कंपनी रूल, पहली हेडिंग कंपनी रूल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ करके लिखो कंपनी रूल। पहला एक्ट लिखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कंपनी रूल, यहां से आता है डेट डाल लो 1773 से 1858, ठीक है। इस दौरान कितने गवर्नर जनरल रहे? गवर्नर जनरल, राइट, ये नाम है, याद होंगे धीरे धीरे। हिस्ट्री में इनकी प्रॉपर लिस्ट बनवाऊंगा कि किस गवर्नर जनरल के दौरान क्या क्या हुआ था, कौन सा वॉर हुआ था, क्या क्या नई चीज आई थी, सेंसस किसके दौरान आया था, किसके टाइम पे दीपावली डिक्लेरेशन हुआ, किसके टाइम पे दिल्ली दरबार हुए, ये सब आता है, ठीक है। एक लिस्ट बनवाएंगे मस्त वाली, उसको याद करने का हिस्ट्री में। अभी पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिक्स में कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसमें क्या हुआ देखो यार, एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं छोटी सी। पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में 1 दिसंबर 1600 के आसपास ये इंडिया में पहली बार बनेगी। मतलब कि ब्रिटेन ने बनाई कि भाई जाओ, तुम्हें ही सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब ब्रिटेन से और कोई नहीं जाएगा वहां पे क्या बोलते हैं पैसा कमाने, ठीक है, तुम ही जाओ। तो कंपनी गई, उन्होंने वहां पे काफी पैसा कमाया, पैसा तो कमाया, साथ में ब्राइब वगैरह भी ले लेके मस्त जो भी वहां से आता था मस्त भर के आता था रिटायरमेंट के बाद। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये देख के डर लगा कि कहीं ना कहीं, डर क्या मतलब, उनको लगा कि भाई इतना पैसा आ रहा है और हमें भेजते हैं, रेवेन्यू बहुत कम है, राइट। जैसे एक ट्रीटी साइन हुई, एलिजाबेथ डिक्लेरेशन साइन हुआ 1600 में, ठीक है, 1600 की बात कर रहा हूं, ओके, कि भाई तुम कुछ मान लो सपोज 500 रुपए दोगे हमें किराया कि आपकी हम कंपनी बना रहे हैं, आपको सारे राइट्स दे रहे हैं वहां पे जाने के लिए, और वहां पे कमा रहे हैं करीब 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और दे रहे हैं 500। तो उनको लगे यार ये तो बहुत कम आ रहा है, तो वाई शुड वी नॉट, वी शुड टोटली कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स, वी शुड टोटली कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठी, और उनमें वहां पे और आवाज क्या उठी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, तो वहां पे जो बाकी ट्रेडर्स थे वो बोले हमें भी ट्रेड करना है इंडिया में। बोला नहीं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो एक्सक्लूसिव राइट दिए हुए हैं। बोला नहीं, हम आपको ब्राइब देंगे मस्त वाली, आप हमें भी राइट्स दीजिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स काटते गए लोग इन एक्ट के दौरान, ये जो भी लिखवाऊंगा, ठीक है। एंड फाइनली जब मैंने बताया यहाँ पे 1858, जब इनको देखा कि भाई इससे तो हैंडल ही नहीं हो रहा, तो फाइनली क्राउन रूल आ गया प्रॉपर। अब प्रॉपर कोई कंपनी नहीं रही, कंपनी खत्म, अब सीधा ब्रिटिश इंडिया बनेगी। और ब्रिटिश इंडिया को कौन कंट्रोल करेगा एट द एंड? आपकी क्वीन एलिजाबेथ, वहां पे जो बैठे हैं एकदम लाइक वी आर पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी आफ्टर दैट थिंग, बिफोर दैट ऑल्सो, बट उससे पहले कंपनी रूल था, समझाया। कंपनी जो कि प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी, तुमने मंगल पांडे देखी किसी ने? उसमें बताता है वो, एक कंपनी का सिर्फ मकसद था प्रॉफिट, एट द एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए उन्हें कुछ भी करना था, उनको बस एक ही पॉलिसी आती थी, डंडे की, ठीक है, जो भी काम कराएंगे डंडे से करवाएंगे। देखा एकदम मस्त, कोई राइट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पकड़ पड़े ताड़ लतेड़ना शुरू, ओके। ऑल्दो बाद में भी यही थी, ठीक है, लेकिन बाद में कंपनी नहीं, फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी वहां से। तो ये कहानी है। कंपनी वाले लोग इतने खतरनाक थे, जब इनके बड़े बड़े ओहदे पे डिप्लॉयमेंट होती थी, अपने ही बच्चों को आगे करते थे, अपने ही रिलेटिव, नेपोटिज्म वाले, जैसे नेपोटिज्म वाली चीज, ठीक है। बाद में धीरे धीरे सिविल सर्विस एग्जाम में एग्जाम होना शुरू हुआ, हमारे बंदों ने निकाला, सुभाष चंद्र बोस जी ने निकाला, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, कि हाँ हम लोग इंडिया के सपोर्टिव हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग, बट ऐसा नहीं था। बट धीरे धीरे क्योंकि ड्यू टू दिस मूवमेंट्स, आंदोलन के कारण ऐसा मामला चेंज होता गया, ठीक है। हिस्ट्री में और भी अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये पहला एक्ट था इस डायरेक्शन में कि आपकी जो है, जो भी कारनामे हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं इंडिया में, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग है, वहां पे गवर्नर अलग है, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग है, वहां पे गवर्नर अलग है, बंगाल में गवर्नर अलग है।
तो पहला एक ऐसा मामला हुआ इस एक्ट के दौरान जिसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को फोकस किया गया कि सबकी पावर एक बंदे में फोकस रहे और वही बंदा फिर जवाब दे ही रहे कंपनी का उसके इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ था ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात करी। यहां से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि एक मत हो जाना, एक बंदे में ज्यादा पावर रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, उस टाइम पे नाम सुना है हल्का, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बोला आप गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे। अब क्या गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया इनको। बोला जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और वो पहले बंदे कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो बोला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा उसके अंडर काम करेंगे कौन? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। समझा गई? पहले लोग इंडिपेंडेंट काम करते थे, सब लोग अपने अपने स्फीयर में। बोला नहीं, अब आप इंड के अंडर आएंगे, ऐसे करके बात करें। तो मेन था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप था ये कि भाई सेंट्रलाइज करो काम, ये नहीं कि तुम अलग करो, किस पे नजर रखेंगे हम। समझा रही है? तो ये कहानी बात हुई। तो लिखो इसको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके लिखो कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government. It was the first step taken by the British government to control. पहला स्टेप था ये कंपनी की पावर को कंट्रोल करना, कि कंपनी की पावर बढ़ती जा रही थी। कि जहां पैसा है यार, एट द एंड ड्रग माफिया और ये जो इतने माफिया होते क्यों नहीं कंट्रोल हो पाते? पैसा है इनके पास, पैसा बहुत कुछ कर देता है। तो कंपनी के पास पैसा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अगर ब्लैक मनी को रेगुलेट नहीं करा गया, पता भी नहीं लगेगा कि सरकार कौन चला रहा है एट द एंड। ठीक है, तो यही कहानी है। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। एक बात बताता हूं, लक्ष्मीकांत में ना, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे इसकी हर लाइन में फैक्ट है, और जहां पे फर्स्ट, लास्ट, सेकंड ऐसे वर्ड आए उन्हें तो आंख बंद करके रट लेना एकदम, कि सोते हुए भी याद रहे। यही आते हैं कि पहला वो कौन बना, पहला ऐसा क्या हुआ, पहला ये जो पहला वर्ड होता है, स्टार्टिंग, एंडिंग, क्लाइमेक्स कब हुआ, ये सब क्या हुआ, ये पक्का आते हैं। इस पे ना एकदम स्टार मार्क वाला एकदम। जैसे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्या लिखा है? कंट्रोल एंड रेगुलेट। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने पहली बार क्या और किया? कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया कि भाई आप करते क्या हैं, अब हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहले आप सिर्फ कॉमर्शियल बॉडी थी, अब हमने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, आपके जो फंक्शंस आप जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वॉर भी लड़े। 1764 में भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद कहते हैं दिस वॉज द वॉर, जब कंपनी ने फाइनली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख दी थी कि अब यहाँ पे भारत में सिर्फ कंपनी राज करेगा और कोई नहीं राज करेगा। ठीक है, समझा रही है? एक था वॉर 1761, कौन सा था रे? 1556, 1526, 1761, कौन सा था ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल देखना, यही डेट है 1761। चेक करो एक बार, मेरे हिसाब से यही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट देखो एक बार, फटाक से देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डेट। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो कोई कहता है कि भाई ये डेट है जब लगा था कि मराठा तो करेंगे नहीं, अब बचा कौन? ब्रिटिश एम्पायर। बट एट द एंड पहला काम कहाँ, जो ब्रिटिश ने अपनी ताकत कहाँ पे दिखाई थी? एक तो बैटल ऑफ प्लासी में दिखाई थी 1757 में, और एक 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इसमें मुगल एम्परर शाह आलम ने क्या करा? कंपनी को पावर दे दी, किस चीज की? दीवानी कलेक्ट करने की, दीवानी और टैक्स कलेक्ट करने की, बंगाल की दीवानी ऑफ बंगाल उन्होंने ब्रिटिश जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे उनको दे दी। ठीक है, यहां पे इनको पुलिसिंग फंक्शन भी दे दिया, निजामत भी दे दिया। ओके,
तो ये सब काम 1764 में हुआ। तो एट द एंड इस वॉर से पता लगा, बैटल ऑफ बक्सर जिसने नींव रखी ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में, नींव तो पहले रख गई थी, बताएंगे हिस्ट्री में और भी कहाँ का भी टर्निंग पॉइंट था एट द एंड। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर को दीवानी मिल गई थी बंगाल की, तो यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश मतलब कंपनी रूल फैलना शुरू हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये तो ज्यादा फैल रहे हैं, ज्यादा इन्होंने पैसा कमा लिया, वहां पे मस्त एकदम ड्राइव चल रही है इनकी, लिखित में देते हैं कि वहां पे हमें से 1 रुपए की कमाई हुई, ला रहे हैं 1 लाख, भाई क्या चल के आ रहा है वहां पे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जब वापस गए थे, कमाल का भर के ले गए थे, जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं जाके मस्त बिजनेस सेटअप कर दिया उन्होंने। अब एक नामी नारायण मूवी करके आई थी, देखा था उसमें, वो लाता है बोलता है सब आप ही का है, वो कहता है, वो ऐसा बोलता है कि लाइक कुछ मोटर पार्ट्स, रिमेंबर रॉकेटरी, अबे नाम भी नारायण, रॉकेटरी है शायद ना, हाँ नाम भी नारायण, बिल्कुल। तो सब हमारे लूटा हुआ है इनका, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि भाई कुछ ना कुछ करो। तो 1773 में फिर देख रहे हो ज्यादा नहीं हुए, विद इन 9 ईयर्स बोला इनका रेगुलेट करना पड़ेगा वरना पंगा हो जाएगा। भी जैसे क्रिप्टो करेंसी है, रेगुलेट नहीं तो पंगा हो जाएगा, खिंचेगी है, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना शुरू हुआ। ओके, लिखो पहला इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, कि आप क्या करते हैं, आप हम उसको रिकॉग्नाइज लिखित में ले रहे हैं प्यार से। ओके, बोला आप अब ट्रेडिंग बॉडी नहीं रहे, हमें पता है कि आप बहुत कुछ करते हैं। पॉलिटिकल आपके जो भी कारनामे आज के बाद हम उसको देखेंगे, हमें लिखित में देना है आपको अब जानकारी सारी की सारी। अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है सबके पास थोड़ी जाएगी, एक बंदा चाहिए जिससे वो सारी जानकारी मांगेगी, तो गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो लिखो इसमें क्या बोला मैंने, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। समझ रही है कहानी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब एक एक्ट में क्या क्या बनाया था उन्होंने, क्या क्या, एक्ट मतलब आपका लॉ, जो लॉ बनाया, जैसा आप एक्ट है ना आपका पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए अगेंस्ट में, राइट, जितने भी एक्ट्स हैं आपके, एनवायरमेंट एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट मतलब लॉ। तो इस लॉ में क्या क्या था, लिखो क्या क्या इस लॉ में छापा गया। पॉइंट नंबर 1 लिखो। भैया बिल से एक्ट बनता है, एक्ट से लोग ऐसा बिल होता है, बताएंगे, सब बताऊंगा, जब सब बताएंगे, ये सारी मुझे पता है कि मन में बहुत डाउट होंगे, ये सब बताया जाएगा। बिल वो होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई हम चाहते हैं ऐसा लॉ बने। बोला कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला, पार्लियामेंट वही बनता है देश के लॉ, देश के लिए, स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आप स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, राइट। तो इंडिया के लिए बोला पॉल्यूशन की दिक्कत है, जैसे पॉल्यूशन छोड़ो, ये कहते हैं मोटर व्हीकल पे ही बात कर लेते हैं। जब वो चालान बढ़ाया था ना अचानक से, तो बोला कि चलो एक काम करो, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा दो। तो इन्होंने एक बिल पास किया कि भाई कुछ करो ऐसा। तो फाइनली एक बिल जो है पहले लोकसभा में गया, लोकसभा में लोगों ने बोला ठीक है बढ़ाया जाए, राज्यसभा में बोला लोगों ने ठीक है एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसमें ज़्यादा टैक्स देना हो, राज्यसभा में पास हुआ। एंड फाइनली जब पास हो गया, किसका एक्सेंट मिला, प्रेसिडेंट साहब का। जब ये तीनों लोग इस पर्चे पे, वो पर्चा जिसको बिल कहते हैं कि भाई हम ये पास करना चाहते हैं, इस पर्चे को जब तीनों लोगों ने साइन कर दिया, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, वो क्या कहलाता है फिर, एक्ट। एक्ट ही होता है लॉ, एक्ट इज लॉ। एक्ट लॉ नहीं बनता, एक्ट ही लॉ होता है। कि आप इस एक्ट के तहत, इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये वाले इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर सकते। एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि उसमें सारी सब कुछ लिखा होता है, आप चोरी नहीं कर सकते। 420 ये तो लाइक ये तो प्रोविजंस हो गए किसके, सीआरपीसी एक्ट के, आईपीसी, ठीक है। तो ये सब है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें आप वोटिंग राइट्स वगैरह जो आपके मामले होते हैं। तो एक्ट्स मतलब होते हैं बेसिकली लॉ, वो लॉ जो पास करवाए हैं आपने, किसने, लॉ मतलब होता है कानून। भैया फिर ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये सब क्या करते हैं,
सब बताएंगे, सब बताएंगे। अभी तसल्ली रखो कि अभी बीच में ना ऐसे खींचूंगा तो फिर अजीब हो जाएगा, भैया ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड होता है इनमें। घूम जाओगे। बिल्कुल। अबे सुनो, हिस्टोरिक बैकग्राउंड की, ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ाएंगे सब। जब पॉलिटी खत्म हो जाए तब अगर ये डाउट आए तो आना मेरे पास। अभी पॉलिटी चल रही है, ठीक है, अभी बीच में बताऊंगा फिर अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है? फीचर्स ऑफ द एक्ट, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1773। ये तो इसका बेस था कि क्या बैकग्राउंड क्या था इस एक्ट का, है ना। फीचर्स देखो, पहला क्या था इसमें? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज, इट designated the governor of Bengal as Governor General of Bengal. It designated the governor of Bengal as Governor General of Bengal. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। क्या बनाई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कितने बंदों की? 4 बंदों की। एंड क्रिएटेड अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो कि गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्टर है, जैसे पीएम मोदी, और 4 मेंबर इनके मिनिस्टर्स हैं। समझ आ गई? बस यही है, जो भी यही लॉ बनाएंगे, यही आपके क्या करेंगे, यही आपके करेंगे क्या, देश को चलाएंगे। इतनी सी बॉडी, बस देख रहे हो क्या मजाक था। सारी पावर इनके हाथ में, सब पुलिस आर्मी सब इन्हीं के हाथ में। बोला आज वाच, ठीक है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट such governor general was, who was the first governor general of Bengal, not India, Bengal? Lord Warren Hastings, ठीक है, Lord Warren Hastings। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया अलग है। अभी सारा क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। पॉइंट नंबर सेकेंड, it made the governors of Bombay and Madras, it made the governors of Bombay and Madras presidencies, It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor general of Bengal, है ना, बताया अभी, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है भाई। इसमें लिखो, एक सेकंड भैया, हो गई। बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसमें लिखो, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, नॉट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इस एक्ट के तहत आई। लिखो, इट क्रिएटेड, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। इसके थे, लिख लो, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे, ठीक है, इसके चीफ जस्टिस थे IMPEY, गूगल पे और ये ठीक है। It strengthened the control of British government, इसी में, it strengthened, next point इसी में, it strengthened the control of British government over the company ऊपर कंट्रोल बना रहे ना धीरे धीरे, ताकि ज्यादा पैसा ना कमा ले, और हमें एक्चुअल में चाहिए पैसा। It strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors, एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या करती थी वो, सारे के सारे फंक्शंस को हैंडल करती थी। by requiring the court of directors, that is governing body of company, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, दैट इज गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन, बोला कि आप रिपोर्ट करोगे, टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। नेक्स्ट एक्ट लिखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट्स तो बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके फीचर लिखो। उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट हुआ करते थे, उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो लिखो नंबर 1 पे कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसने पहली बार बोला, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। बोले ये जो तुम कॉमर्स की यार्ड में लड़ाई कर रहे हो ना, नहीं चलेगा। आपके फंक्शंस क्लियरली डिफाइन होंगे। अब आपके कॉमर्शियल ट्रेड वाले अलग, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग और डिफेंस मिनिस्ट्री अलग, ठीक है, समझ आ रही है। इट क्या लिखवाया मैंने, सेकंड, अब अलग कर दिया तो अलग अलग बॉडी बनाई इन्होंने कि कॉमर्शियल वाली गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल वाली गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। तो लिख लो, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी, याद है लिखवाई पीछे, सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, बोला आप कॉमर्शियल वाले अफेयर्स आप देखेंगे। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, एक नई बॉडी बनाई, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड, हाँ भी अनुराग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब दो बॉडी बन गई ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन। फंक्शन। तो इसे बोला डबल गवर्नमेंट, लिख लो। Thus it established a system of double government. Thus it established a system of double government. दिख रहा है ना, दो गवर्नमेंट काम करे एक तरीके से। तो पूछता है सीडीएस में कि किस एक्ट के तहत डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, पिट्स इंडिया के तहत में स्टार्ट हुआ, ठीक है भाई। लिखो, इट एम्पावर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, it empowered the board of control to supervise and direct all operation of the civil and military, all operations of the civil and military government और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, वर्ड देखो, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ये एक्ट दो चीज के लिए फेमस था, क्या? पहला कि पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी को यहां पे ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। पहले तो नॉर्मल कि भाई आपकी जो ये आपकी इंडिया है, मतलब जो हमारी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे नाम बोलते थे उस प्लेस के बारे में, ऐसे करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। पहली बार बोला गया ब्रिटिश पोजीशंस, यानी कहीं ना कहीं वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट बता रही है कि हमारी ही टेरिटरी है, कंपनी रूल तुम जो कर रहे हो, तुम हमारी टेरिटरी पे काम करो तो ये तुम्हें जवाब देनी पड़ेगी, समझ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि इंडिया की जो पोजीशंस है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, देख रहे हो वर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। तो लिखो,
द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स, 2 रीजन के लिए सिग्निफिकेंट था बिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट, the company's territories in India were called the British possessions in India, was called the British possession in India. ब्रिटिश पोजीशन। अब क्योंकि 2 बॉडी बना दी, सारा सारा कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, तो लिखो सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over companies affairs and Control over companies affairs was given. क्या? Was given. British government was given the supreme control over companies affairs and its administration in India. Next act, Charter Act of 1813, 1813। क्यों रहा है बे? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 13 अलग है, 13 नहीं है इसमें, जरा भी होगा, पुरानी है ना तुम्हारी, 33 लिखा हुआ है। हम तो 33 भी लिखवाएंगे। लिखो 1813 में लिखो। इसमें और भी ज्यादा पावर कम कर दी कंपनी की, है ना। कंपनी का बोला ट्रेड नहीं करोगे, आपकी मोनोपोली। अब दूसरी जो और भी कंपनियां बैठी हैं, जैसे वहां पे सपोज एक कंपनी मतलब रिबॉक, अब एडिडास, कैलेंजी, ये बोला हम भी करेंगे, हम भी जूते बेचेंगे, ठीक है। लिखो इट अबॉलिश द मोनोपोली, खत्म कर दी। इट अबॉलिश द फीचर ही है ये भी। हाँ, इसके फीचर्स, जो एक्ट आते हैं ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के एक्ट से फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखना पीवे क्यों दिखेंगे। चार्टर एक्ट 1813, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। कंपनी होगी, महाभारत होगी। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is Indian trade was thrown open to all British merchants। जितने व्यापारी हैं सबके लिए ओपन कर दिया गया, भाई जाओ ट्रेड करो, ठीक है। Thrown open to ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। लेकिन 2 चीज में इसके मोनोपोली रखी, कंप्लीट नहीं करी, मोनोपोली खत्म। किसमें? ट्रेड इन टी, चाय में ब्रिटिश इंडिया ही करेगी ट्रेड, और कोई नहीं करेगा। जैसे लाइक वेपन है, राइट, बोला वेपन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाएगी और कोई नहीं बना सकता, काइंड ऑफ दैट, ये मोनोपोली। अब तुम घर में बैठ के बनाने से बम बना दिया, पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। जो ड्रग्स है, दारू वगैरह है, गवर्नमेंट के ठेके ऐसे अगर कुछ बेचेंगे ऐसे, लाइक, और अगर तुम्हें बना तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये मोनोपोली टाइप, ओके। तो टी में मोनोपोली इनकी रखी और बोला जो चाइना से ट्रेड करेंगे, चाइना से जो ट्रेड करेंगे वो भी ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ठीक है। लिख लो कि however it continued the monopoly of company over trade in tea and trade with China over ट्रेड इन टी, चाय। ट्रेन में गए हो? ट्रेन में चाय आती है? पहले बड़ा सा आता था, अब इतना सा कर दिया। अब तो नहीं, डायमीटर बढ़ा दिया उसके, लेकिन साइज छोटा कर दिया है, लेकिन रेट वही है, ठीक है। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर तुम्हें अपना रेट नहीं बढ़ाया जा रहा कंपनी को, तो क्वांटिटी कम कर देती है या क्वालिटी कम कर देगी। लाइक लेस के पैकेट में ज़्यादा हवा होती है,
लेस तो होते नहीं है, ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये है कहानी, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। ओके देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कर गया था क्या? ट्रेड एंड टी क्या? एंड ट्रेड विद चाइना। मैं कहाँ हो तुम अक्षय कुमार? लिखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या कहता है? दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप है भाई सेंट्रलाइजेशन का, जो कर रहे थे धीरे धीरे, या फाइनल पीक आ गया। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। समझ आ रही है क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, ठीक है, और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी ना अब तो, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनेगी। तो कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। वो कब के पीछे चले गए भाई, कौन सा टाइम चल रहा है? लिखो इसके फीचर्स लिखो। नंबर 1, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हो गई? टाइम ज्यादा मांगा करो वरना देंगे नहीं तुम्हें एक टाइम, मिनट। नॉट अलाउड। एंड वेस्टेड इन हिम ऑफ इंडिया and vested in him Invested? vested in him all civil and military powers। सारी पावर तेरे हाथ में लड़के, तू ही है इंडिया का राजा, ठीक है। तो लिखो इसमें, therefore first time government of India was created। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। अब से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं थी, अब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाई। समझ आ रही है? और क्या बोला इसमें? लॉर्ड विलियम बेंटिक पूछा है क्वेश्चन, विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम क्या रे, अब से पहले किसको बोलते थे? वो था ना लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल तो बहुत है, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ रहे? नाम तो सुना होगा इनका हल्का फुल्का। लॉर्ड लगा। हम्म, लॉर्ड क्या है? सबके आगे क्या है ये लॉर्ड? इज्जत इनके लिए एक फॉर्मल डेजिग्नेशन, ठीक है, फॉर्मल डेजिग्नेशन टू देम, लॉर्ड। May Lord bless you। ओके, इससे पहले आपके जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे, वो लॉ अपने खुद बना सकते थे। वहां पे जो लॉ अगर बनाना होता था, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे लॉ बनाती है अपना, तो वो लॉ बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक फाइनल सेंट्रलाइजेशन है, उनकी लॉ मेकिंग पावर भी छीन ली। मतलब लॉ भी नहीं बना, तुम बस हाँ करोगे जो भी हम बोलेंगे, ठीक है। लिख लो कि इट डिप्राइव्ड द Governor of Bombay and Madras of their legislative powers। लिखो रे, यहां से कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन खत्म हो गए थे। बोला अब तुम कॉमर्शियल फंक्शन जो भी होगा ब्रिटिश इंडिया करेगी। हमें पता लग गया तुम कॉमर्शियल बॉडी नहीं हो, तुम तो यहाँ पे तो दंगा मचा रही हो, दंगे करवा रही है, ठीक है। तो लिख लो कि इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. ठीक है रे?
क्या समझे? ईस्ट इंडिया ने कंपनी को हटा दिया और खुद का राज लाएगी अब। वेरी गुड। ईस्ट इंडिया को हटा दिया। अब आएगा क्राउन रूल। ये 3-4 एक्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी रूल के। अब क्राउन रूल के एक्ट है। क्राउन रूल कब से कब तक? 1858 से 1947। वेरी गुड। भैया इसमें टी और ये भी छीन लिया अपने से। क्या? सब छीन लिया जो बचे थे ना 2। लास्ट वाला भी। सब। अब एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, वो लोग ट्रेड वेड तो सब करेंगे लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे। जैसे लाइक ये जो गवर्नमेंट कर रही है अभी आपका, समझ रहे हो? कोई भी ट्रेड कर सकता है लेकिन कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, गवर्नमेंट का काम करेगी वो बेसिकली। तो बेसिकली पहला आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। क्यों? रिवोल्ट के बाद हुआ था। ठीक है, तो लिखो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको और क्या कहते हैं? हाँ भाई अनुराग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या कहते हैं इसको? पार्लियामेंट रिफॉर्म। नहीं, वो तो बाद में। ये पार्लियामेंट रिफॉर्म है। भैया बेबुद्धि के। सॉरी हाँ 1919 के आसपास। लिखो, दे ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया सिपाही मिलती। this act is also called Act for the Good Government of India. Act for the Good Government of India. जब वॉर हुआ, सिपाही म्यूटिनी हुई, एक ही रात में, कुछ ही पलों में, कुछ ही महीनों में आग इतनी फैली कि लाल किले तक पहुंच गई। बहुत लोग मरे, ब्रिटिश साइड से भी मरे, इंडियन साइड से भी मरे। ठीक है, बहुत लोग मरे। तो भाई ब्रिटिशर ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर को समझ आया कि भाई हमने इनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ किया। पहली बात तो ये समझ आई, बोला अब थोड़ा तरीके से करेंगे, एज एक्सट्रीम नहीं करेंगे, तरीके से करेंगे। ठीक है, इनका रिलीजन को हथियार बनाएंगे अपना, उनको तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बताया लेकिन उन्होंने बोला अब हम आपके पक्ष में हैं इंडिया वालों। अब हम जो लॉ बनाएंगे वो आपकी गुड गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे, ताकि यहाँ पे अच्छे से शासन हो सके। और यहाँ पे एकदम खत्म, सब खत्म, कुछ गवर्नेंस कुछ भी नहीं है। अब सीधा आप ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल करेगा, वो आपको इंग्लैंड कंट्रोल करेगा। अब आप प्रॉपर ब्रिटिश इंडिया हो, कोई गवर्नेंस कुछ नहीं, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय दैट एरिया। वहां से ऑर्डर्स आएंगे, वहीं से पास होंगे। अब आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं बदला था, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ सेम ही था उसके बाद भी। ठीक है, कागजों में ऐसा दिखाने की कोशिश करी। राइट, तो लिखो इसमें क्या क्या फीचर्स थे इसके। फीचर नंबर 1, यहां से कंपनी अबॉलिश्ड हो गई है। पहले उसकी मोनोपोली अबॉलिश्ड हुई थी 1833 में। राइट, यहां पे कंपनी अबॉलिश्ड हो गई। ठीक है, तो लिख लो यहां पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोस्ट का नाम बदल दिया। क्या बोला गया उसको? वाइसरॉय। लिख लो, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was changed to, the post of governor general of India was changed to viceroy of India. वाइसरॉय मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, कि क्राउन का भेजा हुआ बंदा है ये। क्राउन ही है यहां पे एक तरीके के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप कहीं भी जाते हैं आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मोदी जी कहीं आते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो पहले वाइसरॉय कौन थे? पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया देखो, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, विस्काउंट कैनिंग। मंगल पांडे देखना, देखेंगे। वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। हाँ भाई, किस एक्ट के दौरान आई थी डबल गवर्नमेंट? डबल गवर्नमेंट जो भी एंड हो रही है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ गुड, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ गुड डबल गवर्नमेंट। ठीक है,
ऐसी पॉलिटी कर लो कि कल को कोई तीसरा बंदा यहाँ पे आके तुम्हारे बीच में बैठे तो डर जाए, यार मैंने तो लक्ष्मण छुई भी नहीं है तो क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डर बैठा दो। तो क्या लिखना है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड, अरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गुड, अबॉलिश कर दिया डबल गवर्नमेंट, ठीक है भाई। कोई है ये बकवास, एक नई पोस्ट क्रिएट करी, क्या करी, एक नई पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्या करा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई, क्या बनाई गई, सेक्रेटरी की पोस्ट, सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई। ये बंदा था मेन बंदा, जो ये एक तो ये और एक वायसरॉय, ये दोनों बंदे इंडिया को रूल करते थे, समझ आ गए, चेक एंड बैलेंस वाला काम। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर, ठीक है, वहां का कोई मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और वहीं के लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल है। तो वही है डायरेक्ट वाला, मतलब रूल हो रहा है, एट द एंड इंग्लैंड रूल कर रहा है, समझ आ रही है। तो लिखो भाई इसमें, इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड वेस्टेड विथ complete authority and control over Indian administration. He was a member of British cabinet. British cabinet का बंदा होता था ये. He was a member of, जैसे अपने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ऐसी वहां पे एक पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. He is a member of British cabinet and was responsible ultimately to British Parliament. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसके अंडर एक बॉडी बनाई, इसके अंडर भी एक 15 मेंबर बॉडी बोला कि इसको एडवाइस करे। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर। एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली इसकी, कौन सी? अब इंडिया चला रहा है, अकेला दिमाग क्या क्या करेगा? बोला ठीक है 15 बंदे रखो तुम, जो एडवाइजरी होगी, लॉ जो भी करोगे आप पास करोगे, एडवाइजरी 15 बंदों की। तो लिखो कि इट एस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया to assist the Secretary of State for India. To assist Secretary of State. बोलते हैं कि भाई ये काउंसिल कैसी थी? ये एडवाइजरी काउंसिल थी, बस इसका फैसला बाध्य नहीं होता था। किस पे? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल कौन था? सेक्रेटरी, उसे बाध्य नहीं होता था। तो एडवाइजरी लिखो, इट इज a purely advisory council body, advisory body। जब तुम लोग अभी तो खैर बोल नहीं पाते होगे, जब बड़े हो जाओगे बोल पाओगे, लेकिन डिसीजन एट द एंड घर के हेड का होता है, राइट? सागर है, बहुत ट्राई करता है एट द एंड, ठीक है? तो ये कहानी है। तो लिखो इसमें, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है? हाँ भाई, लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। एटीन 1861। अब क्या हुआ यार, इन्होंने बोला कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं। तो उन्होंने बोला वो तभी बनेगी जब इंडियंस को आप हमारे साथ इंक्लूड करेंगे, सरकार चलाने में इंक्लूड करेंगे, राइट? कि एट द एंड अभी क्या है, ब्रिटिश ही हमको रूल कर रहे हैं, चाहे लॉ बनाने में हो चाहे एग्जीक्यूटिव। लाइक स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव 4 किसके में बनी थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 यानी मिनिस्ट्री एट द एंड,
एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ इंडियंस भी आए जो लॉ बनाए इंडिया के ऊपर, हम उनको मिलाना चाहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में। तो इंडियंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, वॉइस रॉय की, वॉइस रॉय 2 काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। इंडियंस जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला गया। तो पूछा जाता है पहला कौन सा नॉन ऑफिशियल मेंबर था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय का, लिखो इसमें कि पहला पॉइंट है इसमें, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ये चैप्टर थोड़ा लिखवाने वाला ज्यादा है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि पॉलिटी इतनी खतरनाक है, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर में लिखवाने वाला पार्ट है, ओके, कि एक्ट्स हैं सारे के सारे। तो इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस इंस्टीट्यूशंस। By associating Indians to the law making process. Okay. 3 Indians were nominated by Lord Canning to its legislative council। कौन कौन थे वो? नंबर 1 राजा ऑफ बनारस, नाम नहीं है इनका कोई, राजा ऑफ बनारस लॉर्ड कैनिंग ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 बंदे नॉमिनेट किए। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर 1 राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला। राजा महाराजा में डिफरेंस क्या है? अरे जबरदस्ती के टाइटल हैं ये, जो अपने आप को राजा होगा राजा, महाराजा देवों के देव महादेव, तो अपने आप को सुप्रीम दिखाने का तरीका, ठीक है। महाराज, अधिराज, राजा, राजेश्वर, लोकेश्वर, महामहिम, ये सब पॉम्पस टाइटल हैं, कुछ मतलब नहीं है इनका, ठीक है। तो ये कहानी है। तो राजा ऑफ बनारस एंड द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। सर एक उपाधि है जो ब्रिटिशर्स देते हैं फॉर डूइंग समथिंग गुड और सम नाइटहुड, ठीक है। तो कौन है रे? सर दिनकर राव, ठीक है रे। ये 3 पहले इंडियंस थे जो कि आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ कैनिंग में आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, यहां से एक वर्ड है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, यानी नीचे रन लेजिस्लेशन वाला पार्ट, पहले कहां बस वॉइस बना के दे देता था, अब डिवोल्यूशन हो रहा है, पावर नीचे आ रही है, लाइक लो जैसे पंचायती राज वाला मामला, राइट। तो पावर नीचे आ रही है, तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हो रहा है, समझ आ रही है। तो इस एक्ट के थ्रू होना शुरू हुआ था, लिख लो कि और कैसे पता लगा लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन है। इसने रिस्टोर कर दी थी पावर, किसकी? बॉम्बे मद्रास की, कि भाई तुम भी अपनी अपनी अलग लॉ बनाओ, कोई मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। किसने ले ली थी पूरी की पूरी, किस एक्ट के दौरान ले ली थी इनकी पावर लेजिस्लेटिव वाली? ये इसकी क्राउन टूल के अंदर 1833, चेक करो, हाँ 1833 चार्टर एक्ट है ना, लेजिस्लेटिव छीन ली थी ना, इसमें दे दी। लो, इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। It restores the legislative powers of governors of Bombay and Madras. Therefore, legislative decentralization occurs. Legislative decentralization occurs. ठीक है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 19, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर CDS, फॉर NDA, फॉर FCAT, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, CAPF।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यहां पे नींव रखी गई थी हिंदू मुस्लिम डिवीजन की। खतरनाक एक्ट है भाई, लेने देने पड़ गए थे। देखो 1909 कब आया? बंगाल विभाजन के बाद आया। 1905 कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। 1907 1909 में आया ये एक्ट। चालाकी ब्रिटिशर्स की यहां पे झलकी। ऑल्सो कॉल्ड, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले, MORLEY। कौन था रे मॉर्ले? सेक्रेटरी उस टाइम का। मिंटो, मिंटो कौन था? वाइसरॉय। रिफॉर्म्स, समझा गए रे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोला इसने? बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही। क्या बोला? It established for a separate electorate for the Muslims. It established for the separate electorate for the Muslims. हो गया बंटवारा। लॉर्ड मिंटो, also called father of communal electorate, also called father of communal electorate, communal सांप्रदायिक electorate. It legalized the communalism यार। It legal, लिखो इसको। It legalized the communalism। क्या कहता है? क्या है भाई ये कॉमनल इलेक्टोरेट? देखो रे क्या बोलता है ये, कितने प्यार से बांट दिया इसने। इसने बोला इंडिया में दो बॉडी बड़ी है। इंडिया में दो, अबे क्या सुन रहे हो बे? हिंदुस्तान दो बॉडी बड़ी है, एक सपना चौधरी की और दूसरी राबड़ी देवी। एक तो हिंदू बॉडी, एक मुस्लिम बॉडी। हिंदुओं ने जनरल बोल दिया, बोला एक जनरल बॉडी है, एक मुस्लिम बॉडी। बोला इलेक्शन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने के लिए, और जो भी इलेक्शन होंगे भाई उसमें सिर्फ मुस्लिम जो बंदे होंगे उनको मुस्लिम ही वोट डालेंगे। कौन डालेंगे? सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा। अब देखो कमाल की बात नहीं होगी, बांट दिया मुस्लिम की सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व, और वोट भी डालेंगे। ऐसे बट गए हम लोग। एक तरीके से कम्युनिज्म कर दिया ना। आज यहाँ पे आज के टाइम में ऐसा नहीं है मुस्लिम वोट डालेगा। रिजर्व सीट्स हैं ST SC के लिए, बट वोट सब डालते हैं। बेशक सीट रिजर्व डालेंगे, वोट तो सब डालेंगे। ठीक है, सिर्फ SC वाला SC को वोट नहीं देगा। गलत चीज है, ऐसे तो फिर टुकड़े हो जाएंगे इंडिया के। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड द फादर ऑफ कॉमन, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा आया। अभी तो आगे और भी तोड़ेंगे ये लोग, अभी तो बस मुस्लिम को अलग किया है। ठीक है, स्टार्टिंग हुई एकदम मस्त। क्योंकि इस टाइम ना क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। बंगाल विभाजन अभी भी 1905 में हिंदू मुस्लिम मिलकर लगे पड़े हैं भाई साहब। क्या? बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड सर्विसेज, काइंड ऑफ दैट थिंग। स्वराज, खुद का शासन चाहिए, बांट दिया हमारे लोगों को, वापस करो, रिवोक करो। और बांटने के लिए करा इन्होंने, क्या करा? हिंदू मुस्लिम को और बांट दिया, ऐसे करके। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये था। ठीक है भाई, पहली बार देखो मैंने बताया, क्या बताया, जो वॉइसरॉय साहब हैं, वॉइसरॉय साहब, इनके पास दो काउंसिल हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव। पहले स्टार्टिंग में दोनों एक ही साथ थी, बाद में अलग अलग बनाई। कौन से एक्ट में? ये नहीं लिखवाया, लिख लो, नोट डाल के लिख लो, बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसका, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्रिएटेड द सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। समझाया? क्रिएटेड द सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। समझा रहे?
तो अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके मेंबर बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए, यहाँ पे और बढ़ा दिए, बोला कि इंडियंस को और लेंगे हम, राइट, इंडियंस को और हम इंक्लूड करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ताकि आप लोग ऐसा लगे कि आप अलग हैं, हम तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन कर ही रहे हैं। साथ में तो वॉइस रॉय की थी, जो भी स्टेट गवर्नर्स हैं उनके पास भी ऐसी गवर्नर की भी काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, यही तो गवर्नमेंट एट द एंड। अभी तो पार्लियामेंट अलग होता है, कैबिनेट अलग होती है, मिनिस्टर्स अलग होते हैं, जुडिशरी अलग है, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट और बढ़ाई गई। साथ में पहली बार लेजिस्लेटिव में कब ऐड करा था, 1861 में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को ऐड करा गया, एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, मेन सरकार में मिनिस्टर बनाया गया बेसिकली, ठीक है। कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लॉ मेंबर का पद दिया गया उनको, ठीक है। लिखो इसमें कि फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अगला पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे मॉडल रिफॉर्म में, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। और क्या पोजीशन दी गई और किसको? देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वाइसरॉय गवर्नर्स भी लिख लेना, वाइसरॉय गवर्नर्स, क्यों वहां पे भी अलग से भी करी, गवर्नर तो वही स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, एसपी मतलब सुप्रीम पुलिस नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार। He was appointed as the law member, law minister, law member बनाया गया इनको, ओके। लॉ मिनिस्टर, अबे लॉ मेंबर, लॉ मेंबर, first time the system of election, first time the system of elections was introduced in this act. इलेक्शन इसके दौरान होते, पहले वो डायरेक्ट नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है। जैसे नॉमिनेट करते थे ना ये अपने बंदे कि भाई किसको नॉमिनेट, कितना बड़ा इंडिया है, तो नीचे वाले लोग, गवर्नर की जो काउंसिल होती थी वो बोलते थे इस बंदे को करो, तो वो लोग इलेक्ट करके भेजते थे नीचे से। तो इलेक्शन जैसा शब्द पहली बार यहाँ पे कैसे थे, इनडायरेक्ट थे, देख लो। फर्स्ट टाइम द इनडायरेक्ट इलेक्शंस अकर्स अंडर दिस एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस अकर्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है, समझाया, गुड। अब अगला एक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। First time indirect elections occur under this act. ओके, तो बोले तो कि भाई कौन सा पहला ऐसा लॉ था जिसमें इलेक्शन वर्ड यूज हुआ था, वो यही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लिखो, अगला 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आजाद होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, आजादी के दीवाने, ठीक है। लिखो, इसको और क्या कहते हैं? अबे इस एक्ट को कहते हैं मोंटागू रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो कॉल्ड Montagu Chelmsford रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉन्टागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टागू कौन था? अरे कौन था? भैया सेक्रेटरी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगस्त ऑफर आने का कारण क्या था
कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनानी है, ठीक है। अभी धीरे धीरे बात हो रही है, तो लिखो इसमें अगस्त डिक्लेरेशन आई थी, नॉट ऑफर। ऑफर वॉज डिफरेंट। ऑफर में ये था कि आप दोनों एक ही ग्राउंड पे आ जाओ, कौन, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, सो दैट यू कैन मेक द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसी बेसिस पे आपका क्रिस्प प्रपोजल आया, उसी बेसिस पे आपकी कैबिनेट मिशन आई, ओके। कैबिनेट मिशन जो है जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, अगले वाले चैप्टर में कराएंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उससे रिलेटेड है, समझ आ रही है। तो इसमें लिखो, फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, for the first time the British government declared 1940 तक था उसमें, अगर सफर हो रहा हूँ 1940, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट its objective was the gradual introduction of the responsible government. इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही हो। जैसा आपके अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त पीएम मोदी कोई भी फैसला लेंगे वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा ही होगा, होता है ना कि आपने जम्मू कश्मीर का 370 क्यों हटाया, राइट, डिस्कस होता नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका मतलब यही था, हमारा ग्रेजुअल जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि आप ही के बनाए हुए बंदे इलेक्ट हों, वही मिनिस्टर बने और वो कोई भी फैसला, जैसे ये लोग बोलते थे तुमने क्या ये लाठीचार्ज करा दिया, जलियांवाला बाग में हत्याकांड करवा दिया 1919, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो बोला हमारा यही है कि भाई, क्योंकि हम लोग कहते थे हमारी सरकार नहीं है इसलिए लोग तुम कुछ भी कर रहे हो, कभी भी इतना हीनियस एक्ट करवाया आपने, राइट। तो हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट बने, तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम भी यही चाहते हैं, हमारा ग्रेजुअल, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर हमारा यही मकसद है कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। इनके अब धीरे धीरे तेवर बदल रहे थे, क्योंकि इस टाइम तक मस्त पीक पे था हमारा क्या, रेवोल्यूशन। अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ है 1914 से 1918, तो इन्होंने वादा किया था हमसे कि अगर हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो आप हमको अच्छे लॉज दोगे, अच्छे कुछ इंट्रोडक्शन दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज दोगे, जिससे कि इंडिया आजाद ना सही लेकिन ज्यादा पावर्स मिले इंडियंस को। तो इसलिए इन्होंने ये बोला, देखा एकदम लाइक आफ्टर वॉर ये लॉ है 1919 में कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत वन के टाइम बहुत अजीब अजीब स्टेटमेंट आई थी। हमारे कुछ नेशनलिस्ट कहते थे फायदा उठा लो, ये तो वहां पे है, इनको यहाँ से लपेट लेते हैं, राइट। ब्रिटिश इंडियन सैनिक नहीं जाने चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो तो इंडियन सैनिक है, क्या फालतू में उधर मारे जा रहे हैं वो लोग, वो भी दूसरी भूमि में विदाउट एनी कॉज इंग्लैंड का लड़ इंडिया रही है, क्यों, किस हक से भाई? तो ऐसा बोला, वर्ल्ड वॉर का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है भाई इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो ऐसी बात रखी गई। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, लिखो, इट क्रिएटेड द बायकैमरल लेजिस्लेचर। इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द बायकैमरल लेजिस्लेचर। बायकैमरल क्या होते हैं? दो हाउस। देखो इधर, अभी आपका पार्लियामेंट है ना, दो हाउस है ना उसमें, लोकसभा राज्यसभा, तो बायकैमरल कहते हैं इसको, जिसमें दो हाउस होते हैं, दैट इज बायकैमरल। यूनिकैमरल सिंह, ठीक है। पहले तो बस क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यूनिकैमरल। नाउ दे क्रिएटेड द बायकैमरल लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लिख लो इसको, लिखा है बायकैमरल, वेरी गुड। इसमें लिखो इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी, DYARCHY, डायरकी,
इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो गवर्नर के अंडर आती थी, है ना, प्रोविंस गवर्नमेंट, वहां पे डायरकी लाया। बोला गया तो क्या बोला ये, बोला जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास एक गवर्नर है ना, गवर्नर। बोला ये दो चीज में पावर लेगा, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। सपोज इसमें है जैसे कि सड़कें बनवाना, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब, इसमें ऐड उसका डिफेंस पुलिस वगैरह, पुलिस वगैरह ये सब, समझा रही है। तो ट्रांसफर्ड में क्या करेगा, जो भी इसका बंदा होगा इसके अंडर, जो भी इसके लाइक मिनिस्टर्स होंगे इसके अंडर, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी एक्शन लेंगे, रोड बनवाई कितने रुपए के लगे, कितने कहां लगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बताएंगे, रिजर्व में नहीं बताएंगे। ये वाले रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और ये नॉन रिस्पॉन्सिबल। समझ रहे इतनी कहानी। तो इसे डायरेक्टली बोला, डायरेक्ट मतलब दो टाइप के सब्जेक्ट है। लिखो इसमें, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, transferred and reserved subject, transferred and reserved subject. The transferred subjects were transferred and reserved subject, reserve. The transferred subjects were to be administered by the governor, governor ही administer करेगा। The transferred subject were to be administered by the governor with the aid of ministers, with the aid of ministers responsible to the legislative council। समझाया। और रिजर्व में ऐसा नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इंट्रोड्यूस, डायरेक्टली लिख लें, वर्ड डायरेक्टली लिख लिया स्टार्टिंग में, इट इज कॉल्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट लिखा ना स्टार्टिंग में, वही है। इसमें लिखो, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शंस, वो इनडायरेक्ट थे। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। एक और उल्टा काम किया इसने, जो सेपरेट इलेक्टोरेट अब तक मुस्लिम्स के थी लिए थी, इसने और बढ़ा दी और कम्युनिटीज को दे दी। लिखो कौन कौन सी दी होंगी रे। लिखो, it extended the separate electorate to, it extended the separate electorate to Sikh, Anglo-Indians, यूरोपियंस और कौन थे सागर, इंडियन क्रिश्चियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस। समझा गई। नहीं भैया, फिर क्या कही? सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया इनके लिए भी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए भी बढ़ा दिया। इसने एक पोस्ट का अलग से बनाई, हाई कमीशन फॉर इंडिया। लिखो, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंडन। ओके, इसको कुछ पावर दे दी सेक्रेटरी के पास जो थी, सेक्रेटरी का ज्यादा वर्कलोड होगा, बोला कि हाई कमीशन बना दो, बोला ठीक है, ठीक है भाई। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। इट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट। भाई प्रोविंशियल असेंबली अपना बजट अलग इंट्रोड्यूस करेंगे, सेंट्रल वाले अलग करेंगे। फर्स्ट टाइम द, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम
द सेंट्रल बजट एंड द प्रोविंशियल बजट, प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स, जैसे यूपी एमपी है रे, गुड। कैपिटल क्या यूपी की? ओके, पढ़ रहे हो, गुड, ठीक है। साइमन कमीशन नाम सुना है? इसने बोला था कि क्यों, कब आया एक्ट? 1919। इसने बोला 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा जो कि ये देखेगा कि इंडिया को और कौन से कानून की आवश्यकता है, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के हिसाब से सही से चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था बीच में कि आना था 1929 में 10 साल बाद, राइट और नॉट, है ना। 1919 के बाद 10 साल लगाएंगे कितना, 1929, लेकिन वो आया 1927 में, 2 साल पहले ही, क्योंकि जल्दी आ गया था कि मामला गड़बड़ था। इसका एक और कारण था जल्दी आने का, ब्रिटेन में सरकार बदल रही थी तो उन्होंने पहले भेज दिया, ठीक है। ब्रिटेन में इलेक्शन आ रहे थे तो उन्होंने क्या करा, पहले ही भेज दिया कहीं आने वाली गवर्नमेंट प्रो इंडिया ना हो जाए। तो जो अगेंस्ट इंडिया गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उन्होंने ऐसा क्या करा कि भाई जाओ अभी डिसाइड करके आओ इंडिया का फैसला, वरना आने वाली गवर्नमेंट कुछ उल्टा कर दो भाई इंडिया हाथ से निकल जाएगा। एक लाइन भी है इसके पास, जैसे ब्रिटेन एम्पायर के ना बहुत सारी कॉलोनीज थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी, लाइक इंडिया हो गया, अफ्रीका की कुछ कॉलोनीज इधर चले हो, लाइक छोटी छोटी हर जगह थी, राइट, बहुत सारी। तो वो लोग कहते थे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनके, कि द सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर will never set if any colony will be thrown out, but the British Empire cannot sustain even a single second if India is thrown out. इंडिया को लूज कर दिया तो ब्रिटिश एम्पायर नहीं चलेगा, क्योंकि वहीं से तो पैसा आ रहा है, एट द एंड मैन आ रहे हैं, लेबर आ रहा है, पैसा आ रहा है, राइट। ये कहानी सुनिए, द सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट्स, व्हाई इज इट सो? उनकी वहां भी कॉलोनी थी, वहां भी कॉलोनी थी, वहां पे अगर रात है तो यहाँ पे दिन है, नेवर सेट्स, ये कहानी है। तो दिस द केस, अपने आप का मतलब अपने आप को ग्लोरीफाई करना जबरदस्ती का, ओके। तो कमीशन आया ये देखने के लिए कि भाई कैसा चल रहा है हमारा भारत में काम, अरे समझ आया। तो उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन के अंडर सुना होगा, साइमन गो बैक, नारे सुने, वही कमीशन था। क्यों बोला गया गो बैक? क्योंकि ये 7 मेंबर बॉडी थी जो कि फुल यूरोपियन बॉडी थी, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इसमें। तो ब्रिटिश जो अपने इंडियन नेता थे, इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस हुई, मुस्लिम लीग, सब लोग, ऑल द लीग्स जो भी इंडिया में उस टाइम पार्टी थी, सब ने अगेंस्ट में बोला ऐसा कौन सा कमीशन है जो इंडिया वाले बंदे नहीं और इंडिया के लिए डिसाइड करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बदतमीजी, ये तो बेइज्जती है इंडिया की, कि हम क्या इतने कैपेबल नहीं है क्या कि हम खुद नहीं बना सकते अपना लॉ, राइट। तो साइमन कमीशन को सबने अपोज किया। ऑल दो साइमन कमीशन आए, क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री में आता है तो वैसे, कि साइमन सबसे पहले कहाँ उतरा? मुंबई में उतरा, पानी के रास्ते आया था, ठीक है। उसके बाद पूरे इंडिया में घूमा साइमन अपना कमीशन लेके, देखा सब कुछ मामला, एंड फाइनली वो वापस गया। साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुना है ना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन रिपोर्ट पे बनी थी कि भाई ये रिपोर्ट्स लाए हैं हम लोग, आप डिस्कस कर लो बैठ के कि क्या और चेंजेस लाने हैं। समझ आ रही इतनी सी बात? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद ब्रिटिशर्स ने एक नया एक्ट बनाया जिससे बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या बोला गया? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अबे थको मत बे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। बहुत प्यारा एक्ट है, बहुत प्यारा। तो उसमें लिखो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन की बात करी इसने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे करके, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से थे फेडरेशन के? प्रोविंसेस, कंसिस्ट ऑफ प्रोविंसेस, और क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे, नहीं थे? भाई कहाँ है एनर्जी? क्या यूनिट है एनर्जी की?
प्रिंसली स्टेट्स यूनिट क्या है? जूल। किसने दी? जूल। Henry. ठीक है, as units. It introduced the three list. लिस्ट क्या होती है? पावर्स होती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकते हैं, डिफेंस वगैरह, ये लिस्ट में होते हैं। लिस्ट है ना बेसिकली, हमारे पास आज भी 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में क्या है? डिफेंस है, नहीं है? डिफेंस वगैरह है, आपका कम्युनिकेशंस, एक्सटर्नल अफेयर्स सब इसमें है। क्या यूपी में है कोई डिफेंस मिनिस्टर? कैसे बन जाएगा भाई? आर्मी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट होती है, इसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब, इरिगेशन वेरिगेशन वगैरह, लैंड राइट्स, लैंड स्टेट एजुकेशन वगैरह, ये सब। ऐसे ही कॉन्करेंट एजुकेशन इसमें आता है। वैसे कॉन्करेंट में एजुकेशन, आपकी मेडिकल फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, दोनों लोग बना सकते हैं। इसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों का मामला क्लैश हुआ तो सेंट्रल का लॉ ऊपर रहेगा। जैसे अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉकडाउन लगाए थे, याद है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना अलग लॉकडाउन का कैलेंडर जारी किया था, बट स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया था फिर एकदम पूरा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन फॉलो हुआ फिर पूरे देश में। ओके, तो लिखो इसमें, इट क्रिएटेड फॉर द 3 लिस्ट, दैट इज फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमको भी नहीं पता, आने वाले ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों में लिस्ट में है ही नहीं। कल को नीड हुई, क्रिप्टो करेंसी करना है, कोई भी चीज जो कि आज नहीं है कल पैदा हो सकती है, उन्हें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे कहां हो तुम लोग? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। 3 लिस्ट है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। गुड मॉर्निंग। So you are a student college? Okay. स्कूल गए? कॉलेज स्कूल गए? तो 3 लिस्ट है, फेडरल, कॉन्करेंट एंड प्रोविंशियल। तो जो सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं है उन्हें बचे हुए रेसिड्यूरी बोला गया। उसकी पावर किसके पास? उन पे लॉ कौन बनाएगा? वाइसरॉय को दी गई। लिखो, द रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। The residuary powers are given to the viceroy. तो भैया इन पे कौन बनाएगा? किन पे? फेडरल और तो फेडरल वाले पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सिंपल, उस टाइम पे थी, आगे ना फेडरेशन बना दिया, मतलब सबका फेडरेशन बना देंगे हम, अलग अलग मामला, सबके फेडरेशन अलग अलग यूनिट्स बना दिया, भारत को बांट दिया। ओके, आएगा कि इट अबॉलिश्ड, हटा दी इसने क्या? डायरकी। जो डायरकी कब आई थी? 19. इट अबॉलिश द डायरकी इन स्टेट्स बट इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर लेवल। स्टेट्स में हटा दी और सेंटर लेवल पे ला दी। समझ आ रहे? It extended the communal electorate to, किसको करी थी? It extended the communal electorate to depressed classes, women, workers, ठीक है, वर्कर्स। It created, अबे क्या है? It created for the formation of RBI, Reserve Bank of India, इस एक्ट के तहत आया था। It established the federal court इंडिया लेवल पे बनाई गई 1937 में। ठीक है रे? यही तो आगे सुप्रीम कोर्ट बनी ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अलग से बनी है। फेडरल कोर्ट, ठीक है, इसी का नाम बदलने की बिल्डिंग वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल बोलते हैं
हाँ, ऑल इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर इससे ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। इससे भी अगर कोई फैसला नहीं होगा तो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कि भाई क्या करेंगे। मतलब उनकी प्राइमरी काउंसिल है, ब्रिटिश प्राइमरी काउंसिल, उसमें कुछ बंदे बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसको फांसी दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट, सुप्रीम कोर्ट के बिना कहीं नहीं जाएगा। वो तो बस प्रेसिडेंट को एक पावर दे दी कि पार्डन कर सकते हो आप, नहीं सुप्रीम कोर्ट से आगे केस नहीं आता। वहाँ पे मिलेगी फांसी तो भूल जाना कि प्रेसिडेंट साहब आपको माफ़ करेंगे। ठीक है, कसाब को मिली, कसाब ने पिटीशन फाइल करी, माफ़ करवा दो। अब प्रणब मुखर्जी ने आते ही सब लटकाए, तो जो बचे थे सब लटका दिए। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आज़ाद होने वाले, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, अभी रास्ते का होगा। चलो हो गए ज़्यादा। जब देश में हर तरफ मूवमेंट हो रहे थे, इसी बीच आपके प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ऑफ ब्रिटेन ने एक अनाउंसमेंट करी कि 30 जून 1948 तक इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही मुस्लिम लीग बौखला गई, बोला ये कैसे हो जाएगा, हमें सेपरेट चाहिए। भिड़ंत हो गई, हमें सेपरेट चाहिए, सेपरेट चाहिए, सेपरेट चाहिए। ठीक है, हमें पाकिस्तान बनाना है। दंगे होना शुरू हुए। तब 3 जून 1947 को एक प्लान आया, इसको क्या बोला गया, माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम के वॉइसरॉय थे, उन्होंने एक प्लान दिया कि वी हैव नथिंग ऑप्शन बट टू डिवाइड द कंट्री इनटू 2 हाफ्स, वन इज पाकिस्तान, वन इज इंडिया, ताकि ये दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकें, आपस में अलग अलग मामला। तो ये था माउंटबेटन प्लान, 3 जून। ठीक है, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। और जब हम देखो अभी जून ही चल रहा है, अभी तो वही 47 वाले ही मई में अनाउंसमेंट आई थी कि भाई हम ऐसे कर देंगे। 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गए। हम जब आज़ाद हुए भाई, ठीक है, जब हम आज़ाद हुए, हाँ भी सुधीर, क्या हम सोवरेन थे जब हम आज़ाद हुए? टोटल इंडिपेंडेंस था हमें? हाँ भी था। फिर माउंटबेटन क्या कर रहा था इंडिया में? वो तो आखिरी बस आखिर में 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था एक्चुअल में? 2 डोमिनियंस बनी थी। क्या बनी थी? डोमिनियंस। डोमिनियन 1 नंबर 2 भी डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियंस, नेशन नहीं बने थे, डोमिनियन स्टेट्स, मतलब नेशन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूं क्या डिफरेंस है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट कुछ नहीं था भाई, दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान ठीक है, और अपना पाकिस्तान। ठीक है भाई, अपना हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। अबे हमारा है, अपना ही है, अपना अपना बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है। अपना हिंदुस्तान और अपना पाकिस्तान अलग हुआ इस टाइम पे। डोमिनियन मतलब क्या है? डोमिनियन मतलब ये था, देखो यार, सोवरेन स्टेट है, आज़ाद है, कंप्लीट आज़ाद है, बट कहीं ना कहीं लिंक है ब्रिटिश एम्पायर से अभी भी। डोमिनियन मतलब ये होता है, जैसे आपका कनाडा अभी भी डोमिनियन है, वहाँ पे जो मोनार्क है एट द एंड ब्रिटिश एम्पायर है,
समझ आ रही है? कुछ स्टेट्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अभी भी डोमिनेंस है। समझ आ रही है? इनका कहीं ना कहीं लिंक है किससे? ब्रिटिश एम्पायर से, कि उनका प्रेसिडेंट अभी भी मोनार्क है, वो क्वीन लाइक अभी किंग चार्ल्स थर्ड, सेकंड है शायद, थर्ड है। किंग चार्ल्स थर्ड को अभी भी वो लोग अपना मोनार्क मानते हैं, प्रेसिडेंट। समझ आ रही है? तो हमने भी यही माना इस टाइम, राइट? तो दो डोमिनेंस बने थे उस टाइम, बट फाइनली ऑन 1950 वी बिकम अ फुल्ली रिपब्लिक नेशन। समझा? रिपब्लिक, हाँ भाई रिपब्लिक। फिर हमारा डोमिनेंस स्टेटस कैंसिल। डोमिनेंस स्टेटस कैंसिल कब हुआ? यहाँ पे डोमिनेंस मतलब कुछ नहीं था, हम आजाद थे, प्रॉपर आजाद थे, बट कहीं ना कहीं लिंक्स थे हमारे किससे? ब्रिटिश एम्पायर से। ओके, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो लिख लो इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें लिख लो इससे पहले क्या कहानी हुई थी कि ऑन 3 जून 1947, on 3rd June 1947, the Lord Mountbatten plan came into force. Lord Mountbatten plan came into force. मुझे नहीं पता भैया। क्या है माउंटबेटन? अरे ठीक है भाई, डर क्यों? माउंटेन लिख दिया, क्या दिक्कत? लॉर्ड माउंटेन प्लान came into force. It was a partition plan कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग ही होंगे। अब इसके बिना भाई पंगा है, लट बज रहा है इनमें तो। ठीक है, कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बेटे न्यारे हो जाते हैं ना? तो ऐसे ही उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस थी। तो जब कोई समझता नहीं है, असमझ लोग होते हैं, ऐसा हम आज भी यहाँ पे बैठ के बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टेंस क्या थी? बहुत खतरनाक सर्कमस्टेंसेस थी यार, बहुत खतरनाक। जब भीड़ आती है ना, तो साउथ इंडियन हीरो ही काम आते हैं बस, जो मुक्का वाली ट्रेन रोक दे। ठीक है, तो ये कहानी है। तो पार्टीशन प्लान था ये, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग। ठीक है, लिख लो अब इस एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। It ended the British rule in India from 15 अगस्त 1947। रात के 12 बजे पार्लियामेंट्री सिटिंग हुई थी, पता है तुमको? रात के 12 बजे। इतना सुनहरा मौसम था, क्या मस्त एकदम, कि हम आज़ादी की हवा ले रहे हैं। हम आज़ाद भारत की, आज़ाद भारत में बैठे हो। समझ आ रही है? अभी डबल डिजिट हुए, मैं आज़ाद हुए बस 100 साल भी नहीं हुए ठीक से। क्या था? एंडेड द ब्रिटिश 3 साल से तो 75 बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्या? 2 साल से देख रहा हूँ, 70 में खत्म ही नहीं हो रहा। अभी पोस्टर लगा। अरे वो एक शुरू वो का मना रहे, एक आज़ादी के मना रहे। आज़ादी का अमृत मानो, ये खींचने वाली बात है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। 2 डोमिनियन लिखो, इट क्रिएटेड द 2 डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 डोमिनियन बनाई गई। ठीक है भाई, इट क्रिएटेड 2 डोमिनियन बस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नाम लिख लो भाई। क्या बे? इंडिया एनसीआर। सही है भाई। अब एक टेव कुछ लिखवा देता हूं। देखो यार, जैसे ही हम आजाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया है? 26 नवंबर 1949। तो आजाद तो 47 में ही हो गए थे। तो उस दौरान तक फिर कौन चलाता देश? तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। उस दौरान के लिए भी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उस टाइम में भी कुछ मिनिस्टर्स बनाए गए। ओके, वो मिनिस्टर्स कहलाए गए इंटरिम गवर्नमेंट। समझ आ रही है? इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो इंडिपेंडेंस तक और 1946 से स्टार्टिंग, जब असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी? पहले और कब बैठी थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी। उसमें मिनिस्टर्स भी थे, सब थे। समझ? 46 में बैठी होगी। हाँ, यस, क्योंकि वहां पे ना सिस्टम हो रहा है, आजाद होने वाले हैं हम लोग।
मस्त मामला चल रहा है। अभी अभी लाइक सेकंड क्या बोलते हैं उसको, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हो चुका है। लगे पड़े डू और डाई, बोला कर दो यार इनको, पंगा करेंगे बाद में दिक्कत हो जाएगी। यही टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक्शन लेना शुरू किया था, उधर पीछे से भी, उधर यहाँ पे गांधी जी लड़ रहे थे, वहां पे आजाद हिंद फौज मस्त वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पार्ट है ऐसे, मस्त लोग आपस में भिड़ रहे थे। आपके जो आजाद हिंद फौज के लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उन पे केस चले, उसने पूरे देश को एक मत कर दिया था यार। जवाहरलाल नेहरू जैसे जो अपने जैसे ये बैरिस्टर्स होते, इन्होंने केस लड़े हमारे उन लोगों के, एंड फाइनली दे गॉट फ्री, फांसी पे नहीं चढ़ने दिया उनको। ऐसे उस टाइम मामले हो रहे थे। उधर लाइक नेवी ने वॉर छोड़ दिया था, नेवी ने रिवोल्ट करना शुरू किया, नेवी म्यूटिनी, नेवी सिपाही म्यूटिनी। तो फौज इनका कहना नहीं मान रही थी। एट द एंड मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये डंडे के दम पे राज करते थे और डंडा अब इनके काबू में नहीं था, राइट। तो डंडा जो था वो बेटा इंडियंस का ही था और इंडियंस अब उनके कब्जे में नहीं था, तो दे डिसाइडेड कि भाई आप अपना मामला शुरू करो। ये आज की कहानी नहीं है, 1764 से चल रहा है मामला, अचानक नहीं है, एकदम तरीके से। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें भी कुछ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कब बोला गया कि हमारा ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना, कौन सा एक्ट में बोला गया, भूल गए बंदर कहीं के। इसमें नहीं बोला। हाँ, पहली बार कब बोला गया कि हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, मोंटागू चैलेंज फॉर रिफॉर्म पहली बार डिक्लेयर करा गया। और ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट। तो ये वो कहानी है। तो लिखो कुछ कुछ, इंटरिम गवर्नमेंट 1946, हेडिंग डालो, इंटरिम गवर्नमेंट दो ही है, इंटरिम गवर्नमेंट 1946। क्या बोल रहे थे? इंटरिम जैसे मीनवाइल, INTERIM, गवर्नमेंट 1946। कौन थे पीएम उस टाइम? हाँ भी सुधीर, नेहरू जी थे। कोई भी नहीं थे। लिखो, वाइस प्रेसिडेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन था? गवर्नर जनरल, वही तो चला रहे हैं, अभी आजाद थोड़ी हुए हैं जो पीएम बन जाएगा, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई उनको। सोचो वाइसरॉय से बस एक पोस्ट नीचे, कितनी बड़ी बात है। वाइस प्रेसिडेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? वेरी गुड, डिफेंस मिनिस्टर। लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग का बंदा है ये, चला जाएगा आजादी के बाद। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर। लियाकत, स्पेलिंग क्या थी लागत? LIAQUAT, लियाकत अली खान, फाइनेंस मिनिस्टर। जोगेंद्र नाथ मंडल, कुछ लिखवा रहा हूं बस, किसके हैं? लॉ के, लॉ मिनिस्टर। अब लिख लो, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया जो 1947 में बनी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। यहां पे आया है पीएम आपका, वही था फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, इसमें आया एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे यार? कौन था? मौलाना आजाद वाला। लिखो, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इसमें फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां पे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुआ है क्योंकि लियाकत अली खान चले गए, मुस्लिम लीग के बंदे थे, पाकिस्तान चले गए। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसमें कौन है अभी? RK संगमम शेट्टी। RK षणमुगम, SHUNMUGHAM, शेट्टी, CHEETTY, चेट्टी, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पटियाला वाली। क्या था भैया? हेल्थ मिनिस्टर हाँ। राजकुमारी अमृत कौर। ये थी भाई कहानी। एक चीज लिखवानी भूल गए, लिखो उसको, पूना पैक्ट लिखो, पूना पैक्ट, हेडिंग डालो, पूना पैक्ट। इट इज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट लिखो।
इसकी पूना पैक्ट की जो डेट है भाई 1932, 1932। इट इज साइन बिटवीन लीडर्स ऑफ डिप्रेस क्लासेस यानी बी आर अम्बेडकर, ब्रैकेट बी आर अम्बेडकर एंड, वेरी गुड, लीडर्स ऑफ बी आर अम्बेडकर डिप्रेस क्लासेस ब्रैकेट में बी आर अम्बेडकर एंड लीडर ऑफ कांग्रेस ब्रैकेट में लिखो 1972 वह 32। इनकी जब पैक्ट साइन हुआ क्या हुआ था? ओए, जैसे ही साइमन कमीशन आया और चला गया तो उस टाइम गांधी जी जो थे जेल में थे, येरवड़ा जेल में, ठीक है। एक रैमसे मैकडोनाल्ड थे, रैमसे उस टाइम पीएम ऑफ यूके, उन्होंने बोला हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे किसको? डिप्रेस क्लासेस को। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में गए, ठीक है। तो उन्होंने बीच में फिर डिप्रेस क्लासेस बोली ठीक है हमें नहीं चाहिए, हम पैक्ट साइन करते हैं, आप रिजर्व सीट दे दीजिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं लेंगे। तो ये था पूना पैक्ट एट द एंड, ठीक है भाई। क्योंकि जैसे ही डिप्रेस क्लासेस बोला हमें चाहिए, रैमसे मैकडोनाल्ड ने दे दिया, गांधी जी गुस्सा आया, उन्होंने फास्ट ले लिया, फास्ट इनटू डेथ। अब बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो डिप्रेस क्लासेस के लीडर डर गए भाई, ठीक है, खतरनाक इंसान है, डर गए। तो बोला कि भाई ठीक है हम हमें भैया रिजर्व सीट दे दो हमें, आप खाना खाओ भाई, ठीक है। तो ये कहानी, तो दिस वाज द पूना पैक्ट। पूना में मतलब येरवड़ा जेल, आपका वही कसाब येरवड़ा जेल सब वही है। सो दिस वाज द पूना पैक्ट, ओके।